नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है इतना स्वदेश पे। मैं हूं मनीष मिन्नूगिरी और अगले आधे घंटे में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय बाज़ारों में जो है इस हफ्ते कैसा कारोबार हुआ और अगले हफ्ते के लिए कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे आपको नज़र बना के चलनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते भारतीय बाजार में काफ़ी कुछ हुआ। रिकॉर्ड ऊंचाई भी छूता हुआ दिखा सेंसेक्स, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब भी पहुंचा और वहां से हमने देखा कि जिस तरीके से गिरावट आई, रिकॉर्ड ऊंचाई से निफ्टी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ इस हफ्ते कि निफ्टी तमाम कोशिशों के बावजूद अपने रिकॉर्ड हाई को नहीं छू पाया? 3 बार उसने कोशिश की थी और गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले देखते हैं कि इस हफ्ते भारतीय बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1% गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 कहने को हमने देखा कि शुरुआत में 1-2 दिनों तक अच्छी तेजी थी, लेकिन मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। ओवरऑल करीब 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स बीते कह सकते हैं कि 3 महीनों से एक अच्छी मजबूती, लेकिन इस हफ्ते जो है इस इंडेक्स में हमने जो है 1% की गिरावट होते हुए देखी। इसके अलावा कुछ और इंडेक्स जो कमजोर हुए। मेटल एक ऐसा इंडेक्स था इस हफ्ते जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी। एफएमसीजी एक ऐसा इंडेक्स था जहां कमजोरी, मेटल में 3% की गिरावट देखने को मिली इस इंडेक्स में। एफएमसीजी इंडेक्स में गिरावट थी, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 2% गिरावट थी, एनर्जी इंडेक्स थे वहाँ भी कमजोर होती हुई दिखी। अक्रॉस द बोर्ड कह सकते हैं कि हर सेक्टर ऐसा था जहाँ पर इस हफ्ते हमने दबाव बनता हुआ दिखा और कई ऐसे सेक्टर्स जैसे कि मेटल इंडेक्स ऐसा देख सकते हैं जिसमें हमने देखा लगातार 4 हफ्तों से तेजी थी। इस हफ्ते 4 हफ्तों की तेजी के बाद इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। ऐसा ही ट्रेंड स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिला, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिला। कुछ ऐसे इंडेक्स थे जिसमें लगातार दूसरा हफ्ता ऐसा था जहाँ दबाव था, उसमें बैंकिंग इंडेक्स था। बैंकिंग शो में देखिए बैंक निफ्टी में इस बार फिर इस हफ्ते हमने दबाव बनते हुए दिखा और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ऊपरी स्तर से लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब कुछ स्टॉक्स देखे इस हफ्ते निफ्टी के जिसमें कि हमने एक अच्छी मजबूती देखी गेनर के तौर पर। आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा थोड़ा, आईटी स्टॉक्स, टेक महिंद्रा ने शानदार रिटर्न दिया, 3.5% की मजबूती देखने को मिली। और यही शो में हम बताने की कोशिश करेंगे कैसे किसी सेक्टर का रोटेशन, यानी एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में कारोबार वीकली आधार पर चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगले आधे घंटे में आपको यही समझ में आएगा। एचडीएफसी बैंक में देखिए करीब 2.5% की मजबूती देखने को मिली, लेकिन आप देखेंगे एचडीएफसी में मजबूती देखने को मिली 2.5% की। एचडीएफसी बैंक में 2.5% की मजबूती थी, लेकिन आप देखेंगे हेवी वेट एचडीएफसी बैंक में मजबूती थी सब, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला। एचडीएफसी लाइफ में भी करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। ये निफ्टी के स्टॉक्स है। अब निफ्टी लूजर स्टॉक्स के देखिए जो इस हफ्ते हमने जहां दबाव बनते हुए देखा, टाटा स्टील टॉप लूजर था, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। मेटल इंडेक्स में जैसा कि मैंने बताया शो के शुरू में, सबसे ज़्यादा गिरावट वही देखने को मिली थी। इसके अलावा बीपीसीएल, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे दबाव बनते हुए दिखे। अब कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ इस हफ्ते दबाव देखने को मिला, खासतौर पर गेनर स्टॉक्स कुछ देखिए तो कुछ मिड कैप लूजर स्टॉक्स में ऐसे थे जहाँ दबाव देखने को मिला। कई सारे लार्ज कैप स्टॉक्स थे जहाँ तेजी देखने को मिली है। स्मॉल कैप लूजर स्टॉक्स और को देखिए, आईडीएफसी जैसे स्टॉक्स थे जहां पे दबाव देखने को मिला। और मिड कैप में देखिए टाटा टेली, बंधन बैंक, वोल्टास जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। वोल्टास एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्ले है जिस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे कि जब मार्च के आसपास जब हीट वेव की बातें आ रही थी, एल नीनो की बात हुई थी, तो उस समय लगातार चर्चा किया जा रहा था कि वोल्टास ऐसा शेयर होगा जिसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि समान तौर पर अप्रैल से लेकर जून तक का महीना इन कंपनियों की बिक्री के लिहाज से बेहतर होता है। लेकिन आप देखिए कि ये शेयर वोल्टास खासतौर पर बीते 3 महीनों में निगेटिव रिटर्न दिया और इस हफ्ते भी हमने करीब 5% गिरावट देखने को मिली। समझने की कोशिश करें कि शेयर में क्या करना चाहिए आगे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पे इस हफ्ते स्मॉल कैप में अगर देखें जहां मजबूती देखने को मिली, खासतौर पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, 17% की मजबूती देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स की शेयरों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फैक्ट देखिए वहाँ करीब 11.5% की मजबूती देखने को मिली। एक्साइड इंडस्ट्रीज, बीएससी जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती देखने को मिली। तो कम बस इस हफ्ते हमने देखा कि भारतीय बाजारों में जो है काफ़ी मिक्स ट्रेंड कारोबार होता हुआ दिखा। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जो एफएनओ के लिहाज से है महत्वपूर्ण है, क्योंकि एफएनओ के शेयरों में भी इस हफ्ते हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्ले होते हुए देखा। कई शेयर ऐसे थे जहाँ पे जो है हमने अच्छी मजबूती देखी काफ़ी दिनों के बाद। श्रीराम फाइनेंस, पिरामल इंटरप्राइजेस, मैक्स फाइनेंशियल, एक्साइड जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती थी। इसके अलावा एचडीएफसी, एएमसी, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे जहाँ एफएनओ के स्टॉक्स में बता रहा हूँ जहाँ पे इस हफ्ते एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब कुछ स्टॉक्स देखिए एफएनओ में जहाँ पे हम दबाव बनते हुए दिखे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहाँ कमजोरी होती हुई दिखी। इसके अलावा इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव बनता हुआ दिखा। इंडियन होटल, जी जैसे स्टॉक थे, जी में कुछ खबरें तो उसका भी असर देखो। तो कमोबेश कह सकते हैं कि इस हफ्ते जो है मिक्स प्ले होता हुआ कुछ सेक्टर अच्छे मजबूत हुए, कुछ सेक्टर में दबाव देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल ये था कि बाजार में कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली देखने का मौका मिला, जहां जिनको थोड़ा प्रॉफिट मिला वो देखने को मिला।
हालांकि कई सारे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में इस हफ्ते भी एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो ये बाजार का जो सेटअप है, बाजार जिस तरह से कारोबार कर रहा है, ये क्या संकेत दे रहा है, ये अब समझते हैं अपने दो जानकारों के साथ। अक्षय पी भागवत जेएम फाइनेंस से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा कपिल शाह एमके ग्लोबल से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया 18 ऑफ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो कपिल जी आपसे ही समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा है कि इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत कोशिश की, तीन बार कोशिश की, लेकिन कह सकते हैं आखिर में केवल 2 कदम से, 2 पॉइंट से वो रिकॉर्ड हाई को नहीं छू पाया। वहां से हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा नीचे आ चुका है। क्या आपको लगता है कि ये एक सिर्फ इसे एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखना चाहिए और यहाँ से अगले हफ्ते वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी में खरीदारी का रुझान देखने को मिल सकता है? नमस्ते मनीष जी। तो ये तो बात आपने काफी सही से बताई कि पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट एक दायरे में ही घूम रहा है। ऊपर में 18,880 के एक कुछ रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने मिले, जहां पे इंडेक्स ने काफी मर्तबा टच करके नीचे आया हुआ है। ऑल टाइम हाई नया फॉर्म होते हुए से वो रोक रहा है और नीचे में 18,650 की जो लेवल है वो मार्केट ने अपना पिछले काफी 8 से 10 दिनों से अपना बेस बना के रखा हुआ है। यहाँ पे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें काफी अच्छी एक ऊपर के स्तर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिले होता है, लेकिन 8 ट्रेडिंग सेशन का हम कुल मिला के देखते हैं तो 200 पॉइंट की ही रेंज की एक छोटी रेंज में ही मार्केट ने कारोबार किया हुआ है। 18,650 मार्केट के लिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आने वाले वीक में हम अगर देखते हैं कि 18,650 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो कहां ना कहां पे एक शॉर्ट टर्म में और भी सेलिंग प्रेशर का हमें इजाफा देखने मिल सकता है। 18,650 एक टेक्निकल लेवल है जो हमें ध्यान में रखना है। उसके नीचे में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल 100 पॉइंट के दायरे में ही आता है 18,550 और उसके बाद में 18,450 का लेवल हमें देखने मिलते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर वीक में जो सेक्टर पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो काफी सारे सेलिंग के प्रेशर में रहे हुए हैं सेक्टर। आई थिंक सिर्फ एक ही लौटा सेक्टर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक फ्लैट टू पॉजिटिव में बंद हुआ है। बाकी के सारे सेक्टर्स हमें कुछ एक राउंड ऑफ प्रॉफिट मुखी देखने मिली हुई है। तो 18,650 में मार्केट के नीचे हमें कुछ सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने मिलेगा और नेक्स्ट वीक के लिए जो इस वीक का रेजिस्टेंस लेवल बना था 18,880 का, तो वो रेजिस्टेंस बरकरार ही रहेगा। और चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक निफ्टी का पिछले 30 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि एक 1000 पॉइंट की रेंज में ही चलता आ रहा हुआ है। जैसे कि मनीष जी आप बता भी रहे थे कि हैवी वेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला हुआ था, लेकिन निफ्टी बैंक में कुछ एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है। तो हुआ यूं है कि पहले एक टाइम था जहां पे एचडीएफसी बैंक एक दबाव में रहता था और आईसीआईसी बैंक एक्सिस बैंक में कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलती थी, लेकिन 2 दिनों से हम कुछ एक उल्टा ट्रेंड देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छी सी मजबूती देखने मिल रही है, जबकि आईसीआईसी बैंक एक्सिस बैंक में हमें कुछ एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक एक साइडवेज टू पॉजिटिव के जोन में ही चल रहा है। 43,400 का काफी अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। 43,400 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है आने वाली वीक में तो हमें और एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकती है 42,800 तक की। तो ये रहते हुए कि बैंक निफ्टी पे जो है 43,200 का ऐसा जोन होगा जो एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे काम करेगा अगले हफ्ते के लिए, उस पर नजर बना के चलनी होगी। अक्षय, आपसे समझना चाहेंगे, एफएनओ पे आपकी जो है अच्छी पकड़ है और आप एफएनओ का डाटा को एनालिसिस करते हैं। अगर अगले हफ्ते के हिसाब से देखें तो चूंकि अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है, कह सकते हैं बड़ी वाली एक्सपायरी है, तो सीधे तौर पे अगले हफ्ते क्या आपको लगता है, क्या हम रिकॉर्ड वापस से निफ्टी बना सकता है, बनाता हुआ दिखेगा? क्या एफएनओ सेटअप बता रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे खास तौर पे? नमस्कार मनीष जी और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर निफ्टी की बात की जाए और एफएनओ का सेटअप देखा जाए तो जो मंथली एक्सपायरी है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये एक हॉलिडे शॉर्ट एंड वीक रहेगा अगले हफ्ते। तो जो एक्टिव ट्रेडिंग सेशन रहेंगे वो सिर्फ 4 रहेंगे। दूसरी बात है कि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इंडिया विक्स जिसे कहा जाता है, वो आज भले मार्केट गिरा फिर भी वोलेटिलिटी इंडेक्स ने ऊपर की तरफ उछाल नहीं किया है। इसका मतलब निकलता है कि कोई सीरियस ओटीएम की पुट बाइंग हुई नहीं है बाजार में। और जहां तक ऑप्शंस का प्लेसमेंट देखे हम डेटा में, तो 18,700 की जो स्ट्राइक है, जो 29 जून की एक्सपायरी की है, वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की प्लेसमेंट है। तो मंडे का जो ओपनिंग रहेगा और पहले 1 घंटे में जो ट्रेड रहेगा वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा, क्योंकि बहुत ही करीबी मामला है कि 18,700 होल्ड कर पाता है कि नहीं निफ्टी। बाकी अगर प्राइस वाइज देखेंगे, थोड़ी करेक्शन भी अगर आ गई पहले 2 घंटे में सोमवार के दिन, तो 18,550 एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है बाजार के लिए, क्योंकि ये जो है एक प्रायर वीक का लो है। तो यहाँ से बहुत क्रूशियल सपोर्ट माना जाएगा इसको। और अगर आप पूरा रैली देखें निफ्टी में, जहाँ 16,800 से 18,800 तक गई थी,
एक बार भी प्रायर वीक के नीचे क्लोज नहीं करा है बाजार ने। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर थोड़ा सेलिंग भी आता है तो सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाएगा, 18,550 के और से एक पुल बैक आ सकती है और थोड़ी रिकवरी आ सकती है। पर ऑल टाइम हाई का स्तर जाना मुश्किल है, क्योंकि 18,800 के कॉल में काफी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है कॉल राइटर्स का। तो एक रेंज में अगर बाउंस बैक भी आता है तो एक रेंज में रहेगी निफ्टी, जो नीचे का स्तर है 18,550 और ऊपर का स्तर रहेगा 18,800। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है जो हमें नोट करना चाहिए, वो बनेगा 43,400। अभी बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली 4 से 5 हफ्ते की बात हो गई है, बट एक सपोर्ट पे बहुत ही बरकरार सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी। तो जब तक सपोर्ट न ब्रेक करे तो हम नहीं मानेंगे कि कुछ मंदी है या कुछ सेलिंग प्रेशर का दबाव बना रहेगा। इनफैक्ट आज अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ने होल्ड करा था, तो बैंक निफ्टी 43,800 क्रॉस करती है तो वापस थोड़ी मोमेंटम पिकअप हो सकती है बैंक निफ्टी में। तो 43,500 और 44,000 ये दो स्ट्राइक्स है जहां पे ओपन इंटरेस्ट का हाईएस्ट प्लेसमेंट है फॉर दी मंथली एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी। 4300 और 4400 जो है निफ्टी पर नज़र बना के रखनी होगी। इसके अलावा अगर निफ्टी की बात करी जाए तो अक्षय को लगता है कि 18,550 से लेकर 18,800 का ऐसा लेवल होगा जिसके पर आपको अगले हफ्ते के लिए नज़र बना के चलनी चाहिए। और यही कभी कमोबेश राय जो है कपिल की भी है, उनको भी लगता है कि 18,800 के ऊपर अगर जाता है तो हो सकता है वापस से थोड़े से मुनाफा वसूली या बिकवाली का दबाव देखने को मिले। इस हफ्ते हमने देखा है कि एक स्टॉक की मैं बात करूंगा, समान तौर पे लगातार जो चर्चा हो रही थी कि निफ्टी इसलिए रिकॉर्ड हाई नहीं बना पा रहा था, इनकी भी बड़ी तेज़ी नहीं आ रही थी कि 3 शेयर जो हैं निफ्टी के मजबूती नहीं दिखा रहे थे, इन्फोसिस, HDFC बैंक और रिलायंस। इस हफ्ते बीते हफ्ते हमने देखा रिलायंस में मजबूती थी, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। HDFC बैंक में खरीदारी का रुझान वापस से बनता हुआ दिखा। क्या लगता है कपिल, अगले हफ्ते के लिए HDFC बैंक में आपको और यहाँ से तेजी बनती हुई दिखती है, और बनती है तो टारगेट क्या लग रहा है अगले हफ्ते के लिए? कपिल, मैं HDFC बैंक के बारे में पूछ रहा हूँ। सॉरी, कुछ तकनीकी खेद की वजह से मुझे आपकी आवाज आ रही है भाई। ओके, HDFC बैंक हम देखते हैं तो HDFC बैंक हम यहाँ पे अगर देखें तो इस वीक में तो इसने थोड़ी सी मजबूती दिखाई हुई है। जैसे कि इस हफ्ते में HDFC बैंक कुछ 2.5% से पॉजिटिव मोमेंटम रहा हुआ है। इसका हम डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में जो भी हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली थी 1720 से लेके 1580 तक का, तो एक इनफ रिसेंट करेक्शन हो चुका था। और ये जो 1580 का जो रिसेंट बॉटम बना हुआ है वो काफी एक लोअर जो इसकी रेंज बनी उसका लोअर बैंड है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल भी आता है। स्टॉक ने बेस बना के थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है। पिछले 2 ट्रेडिंग के सेशंस में मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, तो ये स्टॉक में भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर रहा हुआ है। आज के कारोबार में HDFC बैंक ने एक फ्लैटिश ही बंद किया हुआ है, लेकिन HDFC बैंक में मुझे अभी भी थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म लग रहा है कि स्टॉक में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। तो 1640 का अभी का ये लेवल है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक को 1680 इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से टारगेट हमें ऊपर में देखने मिल सकती है। तो थोड़ा सा और भी इसमें अपसाइड मोमेंटम बाकी है 1680 तक का। से तक अगले हफ्ते जो है नजर बना के चल सकते हैं, HDFC को मजबूती देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते अक्षय हमने देखा है कि एक शेयर ने बहुत सरप्राइज किया, खासतौर पर IT में टेक महिंद्रा। कह सकते हैं कि निफ्टी का टॉप गेनर शेयर बना इस हफ्ते। टेक महिंद्रा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, जबकि कई IT स्टॉक्स लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। टेक महिंद्रा की तेजी अगर किसी ने खरीदा है या किसी के पोर्टफोलियो में है तो क्या आपको लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए, या अगले हफ्ते आपको लगता है थोड़ी मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वापस से हम रिजल्ट सीजन की तरफ जा रहे हैं? टेक महिंद्रा का अगर मैं टेक्निकल सेटअप देखूं तो बहुत ही 1140 का जो स्तर है बहुत ही अहम रेजिस्टेंस पॉइंट है टेक महिंद्रा का। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1 साल तक ये लेवल ने इसको होल्ड करा है। तो अभी एक रीअटेम्प्ट करेगा ही टेक महिंद्रा 1140 का लेवल। तो जो आज का क्लोजिंग है जो 1115 के करीब था, चांसेस बहुत ब्राइट लग रहे हैं कि ये रीअटेम्प्ट करने की 1140 रीअटेम्प्ट करेगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है या आपको इसमें खरीदारी करनी है तो हम सलाह देंगे कि आप बाय कर सकते हैं इसको। जो रिसेंट स्विंग लो है 1060 वो अपना सपोर्ट बेस बनेगा, तो उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस बनाए रखें और आप एक ब्रेकआउट ट्रेड को टारगेट कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको, जहां 1 या 2 दिन में आपको 7 to 8% का अपमूव देखने को मिल सकता है इफ द ब्रेकआउट सस्टेन्स अबाउ 1140 लेवल।
तो टेक महिंद्रा पे ये आते हुए कि यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट की संभावना दिखती है। एक स्टॉक और देखिए, दो अगर तेजी वाले निफ्टी स्टॉक्स की बात की जो उसने इस हफ्ते काफ़ी शानदार परफॉर्म किया। टाटा स्टील एक शेयर देखिए, हमने देखा था कि कई सारी अच्छी खबरें आई मेटल प्रोडक्ट सेक्टर को लेके और 2-2.5 हफ्तों में बीते एक अच्छी मजबूती दिखाई शेयर ने। लेकिन इस हफ्ते जो है सीधे तौर पर गिरावट देखने को मिली, वापस से 110 रुपये के नीचे ये फिसल गया है। कपिल, क्या राय होगी टाटा स्टील पर? अगर किसी के पास है तो निकल जाए या अगले हफ्ते के लिए इस शेयर में आपको कुछ मौका दिखता है अभी? जी, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो नो डाउट मेटल स्टॉक्स पिछले 4 हफ्तों से कुछ एक अच्छे से मूव कर रहे थे और इस वीक में हमें अच्छे से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने मिली है। लेकिन दूसरे सेक्टर के कंपेयर में मेटल स्टॉक को एक लैगार्ड हम सेक्टर मानेंगे। इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने मिली है जितने दूसरे सारे सेक्टर्स ने दिया हुआ है। तो मेटल सेक्टर एक वीक सेक्टर तो है ही। और अभी के टाइम पे टाटा स्टील है, फेरस मेटल जो हम कहते हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में इस हफ्ते में काफी अच्छी खासी मोमेंटम देखने में मिली हुई है। लेकिन दोनों के दोनों स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके ऑलरेडी वहां से रिएक्ट कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वीक में मेटल स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो अगर इसमें एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आपके पोर्टफोलियो में होता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी 109 के लेवल पे चल रहा है। स्टॉक में मुझे वीकनेस लग रही है और स्टॉक के नीचे का जो दायरा है कहां ना कहां पे 104 के लेवल के यहाँ पे आके वो स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में बिकवाली की राय रहेगी। टाटा स्टील में मान के चलने से तौर पे कपिल की यहाँ से जो थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक के चल सकते हैं। एक और स्टॉक देखिए, खासतौर पे इस हफ्ते हमने एक अच्छी मजबूती देखी, पीरामल इंटरप्राइजेज में हमने देखा कि एक अच्छी तेजी देखने को मिली इस हफ्ते। एफएनओ का एक टॉप गेनर शेयर बनता हुआ दिखा। पीरामल इंटरप्राइजेज पे क्या राय होगी आपकी अक्षय? पिरामल एंटरप्राइजेस में अगर देखेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा कि टॉप गेनर रहा है ये हफ्ते और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है हमें गए 2 ट्रेडिंग सेशन में। पर इसका जो चार्ट का सेटअप है उससे क्लियर है कि वापस ये स्टॉक 860 और 850 ये स्तर पे ये सपोर्ट लेके और एक बार उछलने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके बाइंग पोजीशंस ऑलरेडी है ये स्टॉक में तो आपका स्टॉप लॉस 825 रहेगा। अगर आपको अगले वीक एक्सपायरी के ट्रेड के हिसाब से बनाना है इसमें बाय का पोजीशन, तो आप 850 और 860 के स्तर पे बाय कर सकते हैं। इसका ऊपर में टारगेट 900 के करीब बन सकता है। तो पिरामल इंटरप्राइजेस पे ये रहती है कि थोड़ी सी और मजबूती देखने को मिल सकती है। ये शेयर जो है 900 रुपये तक का जाता हुआ दिख सकता है इस हफ्ते। एक स्टॉक देखिए, खासतौर पे मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में कपिल, वोल्टास, इसका चार्ट दिखाइए एक हफ्ते का। एक हफ्ते में शेयर ने गिरावट एक अच्छी खासी शेयर में देखने को मिली है। वोल्टास में कह सकते हैं कि एक टॉप लूजर में भी शेयर था। एफएनओ के मैं बात कर रहा हूँ, 8% गिरावट देखने को मिली। अब इसका 1 महीने का या 2 महीने का चार्ट दिखाइए। इस शेयर में हमने काफ़ी ज़्यादा देखी है वोल्टास में गिरावट, कई सारे खबरें भी आई जिसका असर देखने को मिला। जिस तरह की ग्रोथ की बात की गई थी हीट वेव की वजह से, एल-नीनो की वजह से, उस तरह की ग्रोथ आने की संभावना नहीं जताई जा रही है। इस हफ्ते हमने गिरावट ज़्यादा होती हुई देखी है। वोल्टास पे क्या राय होगी कपिल? क्योंकि मार्च कह सकते हैं कि मार्च के आसपास जो है काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक था कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इस शेयर ने अंडर परफॉर्म किया। 3 महीने में करीब जो है 8% गिरावट देखने को मिली है और एक ही हफ्ते में हमने देखा, इसी हफ्ते में खासतौर पे ज़्यादा गिरावट बढ़ी है। क्या राय होगी वोल्टास पे? आपको लगता है कि इस शेयर में जितनी गिरावट होनी थी वो हो गई? 6 महीने का नजरिया देखें तो सर केवल 3.5% गिरावट देखने को मिली है। तो चूंकि इस हफ्ते में ज़्यादा गिरावट आ गई है तो अगले हफ्ते के लिए ये शेयर पर नजर बना के चल सकते हैं क्या? जी, स्टॉक का एक अंडर परफॉर्मेंस तो रहा ही हुआ है। स्टॉक 1350 के लेवल पे हुआ करता था, 1350 वाला स्टॉक आज 750 के रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये लेवल पहले भी उसने रीअटेम्प्ट किया हुआ था, प्राइजेस ने थोड़ा सा रिकवरी आई, लेकिन रेजिस्टेंस के लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर में फिर से देखने मिला और स्टॉक प्राइस नीचे आने लगे। लो की सीक्वेंस चल रही है, तो स्टॉक का एक बेरिश व्यू तो है। वैसे अभी 750 जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो काफी अच्छा बेहतरीन सपोर्ट लेवल है, लेकिन उस सपोर्ट लेवल के यहाँ पे हमें कोई एक बाइंग का इंडिकेशन देखने नहीं मिला हुआ है, तो हम उसको एक कमजोर सपोर्ट लेवल मानते हैं। 750 का लेवल अगर हमें ब्रीच होते हुए देखने मिलता है आने वाले हफ्ते में, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में और एक सेलिंग प्रेशर मिलना चाहिए और नीचे के जो स्तर बनेंगे वो 660 के यहाँ के लेवल के बनते हुए देखने मिल सकते हैं। अब बात ये आती है कि स्टॉक ने इतना अंडर परफॉर्मेंस किया हुआ है, प्राइस वाइज भी आई थिंक 40-45% इतना करेक्शन हो गया है, तो फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव स्टॉक को कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है? तो
अभी तो शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस है, 750 के नीचे में स्टॉक में तो वीकनेस में थोड़ा सा और ज्यादा इजाफा होगा और 660 680 के लेवल पे आ सकता है। लेकिन फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव इस लेवल के बीच में 660 से 680 के लेवल के बीच में स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये इसके मल्टी ईयर के एक काफी अच्छे पोटेंशियल सपोर्ट लेवल है। तो स्टॉक को थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, 660 से 680 के बीच में इवेल्युएट कीजिए। अगर कुछ ट्रेंड देखने मिलती है तो ऑफकोर्स ये स्टॉक को हम पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हैं 6 से 8 महीने की समय अवधि के लिए। और पर रहा कि अगर इस हफ्ते अगले आने वाले एक हफ्ते में और गिरावट अगर आती है शेयर में 4-5% की और गिरावट आती है, शेयर 680 670 के जोन में आता है, तो शेयर को पक्का से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, ये कपिल मान रहे हैं। तो हमने कई सारे स्टॉक्स की चर्चा की जिसपे खासतौर पर इस हफ्ते हमने एक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देखा है, लेकिन एक सेक्टर है जिसपे हमने देखा कि बीते 3 महीने में एक शानदार रैली देखने को मिला। समझने की कोशिश करेंगे कि उस सेक्टर में कौन सा शेयर है जहाँ पे अब मौका है, क्या वहाँ मौका खरीदारी का है, बिकवाली का। लेकिन उससे पहले शरत से समझते हैं। ये सेक्टर है न्यू एज सेक्टर, जिसमें पेटीएम जैसी कंपनियां, जोमेटो जैसी कंपनियां आती है। क्या इस सेक्टर में हमने एक लिस्टिंग के बाद इन तमाम सेक्टर में बिकवाली देखी, लेकिन बीते 3 महीने में देखिए इस सेक्टर का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। कैसा रहा है प्रदर्शन, क्यों रहा है, ये समझाने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, हमने देखा है कि न्यूज़ एज स्टॉक्स जो हैं उसमें एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला इस हफ्ते, क्या है पूरी ये खबर? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाले न्यू एज टेक स्टॉक्स, और 2023 में जो है उन्होंने लगभग कह सकते हैं अपनी 1/3 मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ रुपीस जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड हुई है आपके टॉप 7 न्यू एज टेक स्टॉक्स को लेके, जो फिनटेक में भी है और कंज्यूमर टेक स्पेस में भी है। फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की अपग्रेड भी देखने मिली पीबी, फिनटेक और पेटीएम जैसे स्टॉक्स में। लेकिन क्या अहम रीज़न है न्यू एज टेक स्टॉक्स में बढ़ोतरी का, वो हम बताते हैं। सबसे पहला है फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरह वो एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं। अपनी जो एक्विजिशंस की स्ट्रैटेजी उसमें भी रैशनलाइजेशन लाया गया है कंपनी ने। और इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैट्रिक है पिछले 2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने मिली है। सिग्निफिकेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड हो रही है जोमेटो, पेटीएम और पीवी फिनटेक जैसे स्टॉक्स में। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है, एनालिस्ट का मानना है, और वो कह रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो अब प्रॉफिट कॉन्शियस हो गए हैं और आगे जाते हुए जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो भी खुल रहा है, यानी कि बिकवाली देखने मिल सकती है। जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, तो इन पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और तीसरा अहम ट्रिगर है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स जो अभी तक पीक आउट नहीं किए हैं, इसका मतलब और भी चांसेस है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ सकते हैं। जब ये सिचुएशन आती है तब जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो जनरली अंडर परफॉर्म करते हैं। शुक्रिया शरद ये तमाम जानकारी देने के लिए। अक्षय, जल्दी से बताइए, जितने न्यू एज स्टॉक्स हैं इसमें कोई शेयर आपको पसंद है क्या इस लेवल पे? तो अगर मैं जोमेटो की बात करूं तो जोमेटो में एक अच्छा एक अप ट्रेंड देखने को मिला था, पर अभी थोड़ी सी उसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है 75 और 77 के स्तर में। तो फिलहाल जो न्यू एज स्टॉक्स की आप बात कर रहे हैं इसमें करंट रेट पे लेने जैसे कोई भी स्टॉक नहीं दिख रहे मुझे। एक हेल्दी डिप की एक्सपेक्टेशन है करीबन 4 to 5% वाली, जहां पे आप ये शेयरों को कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जैसा अक्षय बता रहे हैं कि न्यूज स्टॉक्स में जो है अभी फिलहाल के लिए तेजी के बाद थोड़ा सा महंगे हो गए हैं, तो अभी के लिए खरीदारी नहीं करें। है तो चाहे तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करके चल सकते हैं। लेकिन हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, मैंने स्टॉक्स बताएं और हमारे जानकारों ने उस पर सलाह दी है। अब उनसे समझते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में उनकी तरफ से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आप खरीद सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। तो वीआईपी शेयर के तौर पे कौन से आपके पास होंगे कपिल, कौन से स्टॉक्स आप रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? यस मनीष जी, तो इस पर्टिकुलर वीक में हमने लास्ट हिस्से में देखा हुआ कि फार्मा स्टॉक में पिछले 2 दिनों में से काफी अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स काफी एक अंडर परफॉर्म भी किया हुआ था बहुत टाइम पहले, लेकिन अभी इसके एक मोमेंटम काफी अच्छी पिक कर रही है। तो मुझे लगता है ये आने वाली वीक में फार्मा सेक्टर्स अच्छे करने चाहिए, फार्मा के स्टॉक्स काफी अच्छे करने चाहिए। तो उनमें से मेरा चुनाव बनता है डॉक्टर रेड्डी पे, जो कि इसने काफी हफ्तों का आज के दिन में ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। तो डॉक्टर रेड्डी पे खरीदी की राय रहेगी 4,990 के लेवल पे, जो करंट मार्केट प्राइस है। 4,850 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और आने वाले दिनों में 5,300 तक के हमें उसके टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा ही स्टॉक
हम मेटल स्पेस से ले रहे हैं, क्योंकि मेटल सेक्टर इस हफ्ते में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिली हुई है और ब्रॉडरली भी मेटल सेक्टर्स का एक अंडर परफॉर्मेंस रहा हुआ है। तो यहाँ पे हिंडाल्को के स्टॉक पे एक नेगेटिव व्यू बनता है, शॉर्ट सेल का व्यू बनता है। तो 408 का जो करंट लेवल है वहां पे एक शॉर्ट की राय रहेगी और ऊपर में 415 का स्टॉप लॉस रहेंगे और नीचे में 390 के टारगेट्स हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। सलाह डॉक्टर एडी, एक शेयर होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। फार्मा आपके पोर्टफोलियो की सेहत को थोड़ा बेहतर करेगा। अक्षय, आपकी तरफ से भी कोई फार्मा शेयर है क्या आप? मनीष जी, हेल्थ केयर सेक्टर में अपोलो हॉस्पिटल जो है उसका सेटअप बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। एक इनोवर्स हेड एंड शोल्डर जो बहुत ही बुलिश पैटर्न में माना जाता है टेक्निकल्स में, उसे उसका ब्रेकआउट देखने को मिला था हमें कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले। तो गए कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मुनाफा वसूली हुआ है स्क्रिप्ट में और वापस हमें 5000 के स्तर पे ये बाइंग के लिए मिल रहा है। तो ट्रेडिंग के लिए, रिस्क रिवॉर्ड के लिए बहुत ही सही स्तर पे मिल रहे हैं ये स्क्रिप्ट। तो अपोलो हॉस्पिटल आप बाय कर सकते हैं 5000 और 5050 के लेवल के बीच में। इसका टारगेट करीबन 5300 से 5500 का बन सकता है और आपका स्टॉप लॉस बनेगा 4900 का। शेयर कौन सा होगा अक्षय आपकी तरफ से? हाँ सर। दूसरा शेयर वीआईपी स्टॉक्स कौन से होंगे आपकी तरफ से? दूसरा स्क्रिप्ट जो है वो मेटल स्पेस में है। अगर आप देखें मेटल स्पेस में थोड़ा सा करेक्शन आया है, पर जब भी मेटल स्पेस चलना चालू हुआ था जो लीडर था वो था जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में रिसेंटली थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिला है, पर हमारा मानना है कि ये वापस वही स्तर पे मिल रहे हमें जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला था देखने हमें कुछ लास्ट वीक में। तो जो जेएसडब्ल्यू स्टील है आप 740 और 745 के रेंज में इसे बाय कर सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। हमें उम्मीद है कि वापस ये एक रिकवरी देगा, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, जहां पे आपको ऊपर में 765 से 770 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस बनेगा 730 का। अपोलो हॉस्पिटल 2 शेयर अक्षय की तरफ से जिसमें वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अक्षय और कपिल, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए और कई सारे शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो अगले हफ्ते की तैयारी में मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अब मुलाकात होगी सोमवार को शाम 6 बजे कल की तैयारी में।